हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। तो आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। सो टुडे इज डे 14। ठीक है, तो डे 14 है तो हमारे 13 वीडियोस और बन चुके हैं अबाउट दी मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इस इनिशिएटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो इस इनिशिएटिव में ऐसे है, इन द मॉर्निंग हम आपसे क्वेश्चन शेयर करते हैं। ठीक है, तो मेंस में एक प्रॉब्लम रहती है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन शेयर करते हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, एंड इसके बाद हम आपके साथ एक एनालिसिस सेशन होता है। हम चाहते हैं पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद देयर इज एन एनालिसिस सेक्शन जहाँ पे वी डिस्कस द अप्रोच, उसका क्या कंटेंट होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, वो सब हम देखते हैं। तो आज हम लोग GS1 के क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, एंड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज द 1940s। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम के अराउंड है दोनों क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो था दैट वाज अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। तो इनकी पर्सनालिटीज के ऊपर क्वेश्चन है। अब एक चीज नोट कीजिए कि यूपीएससी में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि पर्सनालिटी बेस्ड, जैसे महात्मा गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है, बट महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस उनके बीच में कंपैरिजन, इस ऐसा क्वेश्चन पहले ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो ये उसका थोड़ा सा डेविएशन है यहाँ पे। चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो फर्स्ट वन इज अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो एक बार इसका थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द कंटेंट एंड अप्रोच। अब क्विट इंडिया मूवमेंट की जब बात करते हैं, सो नेचुरली इट स्टार्टेड इन द 1942। ठीक है, महात्मा गांधी वाज अ की लीडर, तो उन्होंने कहा डू और डाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब जो करना है करो, बट हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ब्रिटिश हैव टू गो। और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था दैट इंडिया वाज ड्रैग्ड इनटू द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, इट वाज ड्रैग्ड इनटू द वर्ल्ड वॉर 2। उनका कोई कंसेंट नहीं लिया गया और इंडिया को धकेल दिया गया इस वॉर के अंदर। Now India was expecting, Indians were expecting that British को अगर शांति चाहिए कि इंडियंस प्रोटेस्ट ना करे, दबाव ना डाले, तो उनको कोऑपरेट करे ब्रिटिश के साथ, तो इस रेफरेंस में फिर उनको कुछ कंसेशंस मिलने चाहिए। और अब 1940s आ गया है, दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो चाहते थे कि बस हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर हम आप हमें पूरी आज़ादी दे दीजिए, आप हमें पूर्ण स्वराज दे दीजिए। ठीक है, तो दैट वाज द आइडिया। तो ये होता हुआ नहीं दिख रहा था। सो ब्रिटिशर्स हैड सेंट अ पर्सन, इससे पहले एक ऑगस्ट ऑफर था, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम कंसिडर करेंगे और हम आपको देंगे डोमिनियन स्टेटस। तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि बाहर से ब्रिटिश ही हमको कंट्रोल कर रहा होगा, सो दे वर नॉट सेटिस्फाइड। सो एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन याद कीजिए। ठीक है, सो दैट वाज इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले था। सो दैट इज व्हाट दे वांटेड। सो विंस्टन चर्चिल, उनके ऊपर प्रेशर आ रखा था कि भाई सपोर्ट करवाइए, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जर्मनी की सिचुएशन बहुत सही है, ब्रिटिश के अगेंस्ट है, फ्रांस एनेक्स हो रहा है यहाँ पे, और ईस्ट में जापान इज राइजिंग वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, तो आपका ये जापान हो गया एंड दैट इज एंटरिंग, तो यहाँ पे एंटर कर रहा है, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कंसर्न। और महात्मा गांधी को भी डर लग रहा था कि ये तो आ ही जाएंगे हमारी टेरिटरी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचे गए थे, कोहिमा तक। तो एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द प्रेशर विंस्टन चर्चिल सेंट स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो एक व्यक्ति को भेजा जिन्होंने कुछ ज्यादा नेगोशिएट नहीं किया, बस गए, फॉर्मेलिटी करी, वापस आ गए। और उन्होंने सेम बातें बोली जो अगस्त ऑफर में थी। तो कहते हैं यार ये क्या है, इंडियंस फेल्ट ऑफेंडेड। महात्मा गांधी रियलाइज कि भाई ये तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, तो ठीक है, उम्मीद रखना ही बेकार है यहाँ पे। ऊपर से ये लोग आ गए जापान वाले, तो कहते भाई नथिंग डूइंग, डू और डाई। ठीक है, हमको तो बस ब्रिटिश से बाहर निकालना है। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, अब इसको ध्यान से सुनिए, यहां क्या लिखे, यूनाइटेड द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उसकी वजह से उसमें क्या हुआ कि व्हेन द मूवमेंट हैड स्टार्टेड, द इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड देयर एंड देन। ठीक है, पता था यार ये महात्मा गांधी है, ये नेहरू है, यार क्या है ये, बार बार हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते, तो इनको पहले पकड़ लो। तो उनको जो टीयर 1 लीडरशिप कह लीजिए, जो सबसे ऊपर की लीडरशिप थी, जो ब्रिटिश को साफ साफ पता था, उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया।
ठीक है. सो दिस वॉज द टाइम व्हेन अदर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, न्यू जनरेशन लीडर्स हो गए, वो एक्टिवेट हो गए. यहाँ पे हम लोग मूवमेंट देख रहे थे दैट वाज एट द लोअर रंग, और खुद से वो कर रहे थे, ऊपर से गाइडेंस नहीं आ रही थी. गांधी, पटेल, उनकी गाइडेंस नहीं आ रही थी. ठीक है. तो एक ये चीज हमने देखी, और बाकी देख रहे थे कि सारी जनता यहाँ पे लगी हुई थी, इंक्लूडिंग द वुमेन पॉपुलेशन. सो दैट इज वॉट इट सेज, दैट इट यूनाइटेड द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. और सब लोग जोरों शोरों से प्रोटेस्ट कर रहे थे. सो जो गांधी जी जो मूवमेंट कर रहे थे, पहले उन्होंने नॉन कोऑपरेशन किया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर वहां पे उनका फोकस था टू क्रिएट अवेयरनेस, जागरूक करना, और वो मूवमेंट को बहुत ध्यान से कंट्रोल कर रहे थे. जैसे कि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, तो जैसे ही हुआ तो बोला नहीं यार ये ठीक नहीं है, बहुत वायलेंस हो रहा है, अब आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो रिप्रेशन होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेशर डालेगी एंड मोर वायलेंस विल टेक प्लेस. सो इट वाज वेरी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, बट यहाँ पे खुद से हो रहा था, एंड दैट वाज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस. एंड सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सब लोग नहीं, कुछ लोग नहीं कर रहे थे. ठीक है, यहाँ पे डिस्कस लिखा है, तो वो कौन से लोग नहीं थे, कैसे वो यूनाइटेड नहीं थे, इस एस्पेक्ट को भी हमने यहाँ पे मेंशन करना है. नाउ अप्रोच पे एक बार देख लेते हैं. सो व्हेन वी आर राइटिंग एन अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हम लोग सीधा सीधा बताएंगे क्या कंटेक्स्ट था जब क्विट इंडिया मूवमेंट आई. ठीक है, 150 वर्ड्स का वैसे भी. उसके बाद हम बताएंगे कि इसने कैसे यूनाइट किया लोगों को, क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हुई, ऐसा क्या हो गया, और बाद में कुछ शॉर्टकमिंग्स, कुछ कंसर्न्स कि यार सब लोग नहीं यूनाइट हुए थे, कुछ लोग थे भाई अभी भी नहीं करना मैंने. ठीक है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे और बाद में इसको सूटेबली कंक्लूड करेंगे. सो अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे हैं. सो इट स्टार्टेड व्हेन महात्मा गांधी गेव दी क्लैरियन कॉल. ठीक है, यहाँ तो सिंपल लिखा हुआ है क्लैरियन कॉल, डेस्परेट कॉल, आओ आओ जो करना है करो, बस हमको आजादी दो, डू और डाई, करो या मरो. सो दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 8th of August 1942 एट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुंबई. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था, तो कर लिया तो भाई अरेस्ट, सीधा ही अरेस्ट. एंड व्हाट वर द कॉजेस? द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन. ब्रिटिश ड्रैग्ड इंडिया इनटू द वर्ल्ड वॉर 2, और वो सोच रहे थे कि इंडिया अनकंडीशनल सपोर्ट देता रहेगा, बट लोगों को चाहिए था, अब हमें सपोर्ट चाहिए. ठीक है, हमको आज़ादी चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए. एंड अब बाय नाउ देयर वाज कंप्लीट, पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, देयर वाज एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स. लोग जागरूक हो चुके थे अबाउट द ब्रिटिश राज. सब लोग, सब वर्ग, कास्ट ले लीजिए आप लोग, बैकवर्ड कास्ट, या फिर आप फार्मर कम्युनिटी देख लीजिए. फार्मर कम्युनिटी वाज नॉट वेरी कीन. उनको था यार हम तो वैसे ही गरीब है, हमारी तो जिंदगी नर्क है, ये ब्रिटिश आए या इस्लामिक रूलर आए, कोई भी आए, हमको क्या फर्क पड़ता है. तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे. ठीक है, सो देयर वाज एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट. उनको था कि यार हम गरीब हैं, हमारी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दीज पीपल, इनकी वजह से हमारा धर्म भी खतरे में है. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स वर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. तो मतलब इन्फ्लेशन थी, इकोनॉमिक इश्यूज थे कंट्री के अंदर, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो नेचुरली सप्लाई लाइंस बंद हो गई. तो ये कुछ इश्यूज थे. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? मूवमेंट हो रही है, तो नेचुरली किस बेसिस पे मूवमेंट हो रही है? हमको आज़ादी चाहिए. सो नेशनलिज्म ग्रू. नेशनलिज्म ऐसा नहीं देखता ये इस व्यक्ति, इस वर्ग का है, उस ग्रुप का है, नहीं देखता ये सब चीजें. तो इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर. वी सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. ठीक है, तो वुमेन वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, दे वर कोटिंग अरेस्ट, वो रेडियो स्टेशन बना के कुछ लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में भी एंगेज थी. सो दैट वाज टेकिंग प्लेस. देन इट पेव्ड द वे ऑफ फ्यूचर लीडर्स. तो यंग जनरेशन, ठीक है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी लीडर्स, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे. आप लोग राम मनोहर लोहिया, आपने सुने होंगे नाम, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली. So they were certain leaders that came up and came to the limelight during this period. तो उन्होंने आगे का भी, जैसे इमरजेंसी मूवमेंट, आगे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. So this ultimately paved the way for independence. जब सब लोग यूनाइट हो गए तो क्या बचा? फिर तो आज़ादी मिलनी थी. अच्छा, अब लैक ऑफ यूनिटी, ऐसा नहीं है कि सब लोग यूनाइट हो गए थे. देयर वर सर्टेन सेक्शंस स्टिल. मुस्लिम लीग नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं था. कम्युनिस्ट पार्टी को लग रहा था कि रशिया के साथ वो उनका था बेसिकली.
सो नाउ रशिया हैड जॉइंड हैंड्स विद द ब्रिटिश, ठीक है। रशिया में आपके स्टालिन थे इस टाइम पे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला भाई रशिया तो हमारा है, तो हम लोग पार्टिसिपेट, अगर रशिया कर रहा है इनके साथ पार्टिसिपेट, दोस्ती हो गई ब्रिटिश के साथ, तो हमारा दुश्मन कैसे है ब्रिटिश। तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हिंदू महासभा ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट दिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये कुछ लोग थे। एंड देन देयर वाज आल्सो अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड पर्टिकुलरली द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, ठीक है। So Subhash Chandra Bose had organized the Indian National Army and the Azad Hind government. So this was outside the government, तो ये लोग नहीं सपोर्ट थे यहाँ पे इनका। Then there were many Congress members like C. राजगोपालाचारी। जब ये मूवमेंट हुआ, गांधी ने कहा डू और डाई, तब इन लोगों ने रिजाइन कर दिया, कहते हैं हम लोग नहीं मानते ये जो बोल रहे हैं। So there was lack of unity as well, ठीक है। तो बाय एंड लार्ज दिस क्विट इंडिया मूवमेंट पेव्ड द वे ऑफ नेशनलिज्म, इट यूनाइटेड द पीपल, बट देन देयर वर सर्टेन अदर सेक्शंस व्हिच वर स्टिल अवे और व्हिच डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हैं उसको। चलिए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज अबाउट महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो इनके बारे में कंपैरिजन है, इनके डिफरेंसेस है, वो हमें यहाँ पे हाईलाइट करने, यहाँ पे और कुछ नहीं यहाँ पे। सो स्टेटमेंट ऐसा कहता है दैट बोथ हैड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर डिस्पाइट देयर ह्यूजली डिफरिंग आइडियोलॉजीज। तो आइए देख लेते हैं एक बार। इसमें कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा बताना है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में ये रिस्पेक्ट वाली कौन सी चीजें थी, ठीक है। और उसके बाद में ये कैसे अलग अलग थे, इनके व्यू पॉइंट्स, इनकी अप्रोच कैसे अलग थी यहाँ पे, तो ये एस्पेक्ट्स को आपने रेफर करना है। तो हम यहाँ रिस्पेक्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा था बोस के बारे में दैट ही इज द प्रिंस अमंग द पैट्रियट्स, एंड बोस हैड टॉक्ड ऑफ गांधी जी एज द फादर ऑफ अवर नेशन। तो उन्होंने उनको एक टाइटल दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, एंड दोनों का जो पर्पस था दैट वाज सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस। दोनों चाहते थे कि जो सोसाइटी में जो गलत हो रहा है, कास्ट सिस्टम है, जेंडर का इशू है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो सब बंद होना चाहिए। दे वर बोथ रिलीजियस पीपल, ठीक है। तो सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म, सोशलिस्ट मोड ऑफ कंट्री वो चाहते थे, डेवलपमेंट चाहते थे, बट फिर भी दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे, और बेसिकली बिकॉज दोनों की आइडियोलॉजी बहुत फर्क थी, और इसकी वजह से गांधी जी एंड बोस के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव आ गया था। तो ये आप रेफरेंस देखेंगे इसका इन द त्रिपुरी सेशन, जहाँ पे सबसे मैक्सिमम था, ठीक है। त्रिपुरी सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड हरिपुरा सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो हरिपुरा में ही वॉज इलेक्टेड एज बोस वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। उसके बाद त्रिपुरी सेशन में, एंड त्रिपुरी सेशन वाज द फेस ऑफ बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गांधी जी एंड बोस। तो दोनों में यहाँ पे टकराव था। सो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, और बेसिक डिफरेंस ये था दैट बोस वांटेड, सुभाष चंद्र बोस वांटेड दैट ये जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। सो बोस वाज इन फेवर that they do not support, the Indians do not support the British government, कि ये अनजस्ट गवर्नमेंट है, ये अभी प्रेशर में है, तो हम लोग इसका फायदा उठाएं और इनको रफा दफा करें, ठीक है। तो मूवमेंट करें हम इंडिया के अंदर, या फिर हम लोग जो एनिमी कंट्रीज है जैसे कि जर्मनी हो गया, जापान हो गया, एक्सेस पावर्स, उनके साथ पार्टनर करें। गांधी जी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, बिकॉज हिटलर का पता ही है, हॉलोकॉस्ट के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो that ideology was not considered good by Mahatma Gandhi and many other leaders. So that was the difference over here. अच्छा, वैसे भी ये गांधी बोस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। आजकल पॉपुलर कल्चर में भी बोलते थे कि ये गांधी का देश नहीं, बोस का देश है, ठीक है। वो सर्जिकल स्ट्राइक वाली कोई टीवी सीरीज भी आई थिंक अवरोध करके है नाम। तो ऐसे एक फ्रेजेस भी आते हैं, तो बहुत कॉमन है इन दोनों के पर्सनालिटीज के बारे में भी, अप्रोच के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा,
नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द आइडियोलॉजीज? तो सबसे पहले महात्मा गांधी ऑब्वियसली बहुत क्लियर है दैट महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंस। एंड यहां पे मैंने क्या बताया था कि सुभाष चंद्र बोस वॉज विलिंग, यार हमें ही फॉर्म द आजाद हिंद फौज, ये भी पता है आपको। ही पार्टनर्ड विद द जापानीज गवर्नमेंट एंड द जापानीज जर्मन्स ऑल्सो। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपत्ति नहीं थी, किसके साथ भी पार्टनरशिप करनी है उनसे, उससे भी आपत्ति नहीं थी। ठीक है, सो ही वॉज इन फेवर ऑफ द मिलिटेंट अप्रोच। सो अगर हम यहाँ पे इसको देखें, गांधी जी को था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, बोस को भी था हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, पर हमें कैसे चाहिए वो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। वो एथिकल तरीका होना चाहिए, वो नॉन वायलेंस के थ्रू, सत्याग्रह के थ्रू होना चाहिए। वही सुभाष चंद्र बोस को था हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, कैसे आती हमको नहीं पता, बस हमें चाहिए चाहिए चाहिए। सो मीन्स एंड एंड्स। देन कम्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये मेन इश्यूज थे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप मिलिटरिज्म को भी लगा दीजिए बिकॉज ही फॉर्म द आजाद हिंद फौज। नाउ अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब आप बात करते हैं, तो गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, उनका जो बेसिक आइडिया था, इट्स नॉट लाइक ही वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बट उनका जो बेसिक नोशन था दैट ही वांटेड टू क्रिएट द राम राज्य। ही फेल्ट कि इसमें राम राज्य क्या हुआ, मोनार्की टाइप का सिस्टम हो गया, जस्ट रूलर इज देयर, सो नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। while Bose was in favor of representative form of government। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस मतलब ही वॉज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, पर उनको ऐसा लगता था कि अभी टाइम सही नहीं है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में आए। और ऐसा आज भी काफ़ी लोग कहते हैं कि पहले के 15-20 साल डिक्टेटरशिप होनी चाहिए थे और उसके बाद हमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी। नाउ मे अग्री, नो मे डिसअग्री, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये इनके व्यूज थे यहाँ पे। देन ऑन दी आइडियाज ऑफ इकोनॉमी वॉज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। तो इनके ये गांधी जी के वॉज ऑन द बेसिस ऑफ राम राज्य। he wanted decentralized, he was in favor of village economy, not urban economy। तो इनके अप्रोच अलग थी। while सुभाष चंद्र बोस वॉज इन फेवर ऑफ जो अभी नेहरू का जो मॉडल था सेम। ठीक है, फर्स्ट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड टेक प्लेस एंड देन तो प्लान्ड वे ऑफ planned development of the country and heavy industrialization at the initial phase। ठीक है, महल नोपिस मॉडल भी है, ये रेफर मैं अपने रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूं। इट्स नॉट लाइक ही न्यू अबाउट द महल नोपिस मॉडल। ओके, वो तो बहुत बाद में आया था आफ्टर हिज डेथ। नेक्स्ट इज ऑन द मॉडल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सो गांधी जी ट्रेडिशनल पर्सन, राम राज्य मतलब गुरुकुल काइंड ऑफ सिस्टम एजुकेशन के बारे में ही वॉज इंटरेस्टेड इन द वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, कि वोकेशन बेस्ड होनी चाहिए एजुकेशन, कि इतनी गरीबी है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि सब लोगों को स्किल मिल जाए जो वो हाथ से अपना काम कर सके। वाइल सुभाष चंद्र बोस वॉज इन फेवर ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन। वो चाहते थे कि वो हो, एडवांसमेंट हो, डेवलपमेंट हो कंट्री का। तो दोनों की यहाँ पे अप्रोच अलग अलग थी। राइट, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो व्यूज सेम थे, आइडियोलॉजी मतलब पर्पस सेम था दोनों का, एंड्स दोनों सेम चल रहे थे, बट मीन्स अलग थे यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे कंक्लूड कर दीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा 250 वर्ड्स को। सो दिस इज इट। सो दिस कंक्लूड्स आवर GS1 की है। काफ़ी टाइम से वो हिस्ट्री का एस्पेक्ट नहीं कवर किया था, तो आज हमने हिस्ट्री कवर कर लिया है और एक ही टाइम पीरियड को पकड़ा है। So this is it. Thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.